हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 9 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा पूरा अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक चैप्टर का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ क्लास 9 की। यहाँ हम लोग चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, रूस के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे? यानी रूस में जो हालत था 1905 के समय, उसके पहले वहाँ कैसा कंडीशन था, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, सब मतलब वहाँ कैसा परिवेश था, कैसा चल रहा था, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आइए हम लोग उत्तर स्टार्ट करते हैं। आधुनिक विश्व के इतिहास में रूस की 1905 की क्रांति ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस क्रांति के लिए कई हालत जिम्मेदार थे। इसके पीछे रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत थे, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब देखिए, जो आधुनिक युग चल रहा है, विश्व है, इसके इतिहास में इसका इतिहास कैसे बदला? ये रूस की 1905 की क्रांति की वजह से। और ये क्रांति ऐतिहासिक महत्व रखती थी। ये क्रांति क्यों हुई? इसके लिए बहुत सारी ऐसी हालात, घटनाएं थीं जिसकी वजह से ये क्रांति हुई 1905 में रूस में। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे जो था, रूस में सभी पक्ष, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, सभी पक्ष के हालत जो थे उस समय बहुत बुरे थे। उस हालत की वजह से ही ये क्रांति। अब जो रूसी समाज था, वहाँ पे जितने ज़्यादा जनसंख्या होती थी, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या काम होता था? किसान काम करते थे, खेती होती थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? किसानों की थी। अब ये किसान जो थे, ये धार्मिक स्वभाव के होते थे। ये पूजा पाठ इन सब में विश्वास रखते थे। तो इसीलिए ये जो वहाँ के नवाब होते थे, ये उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। मजदूरों में अनेक स्तर पर वरीयता होती थी। कामगर महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम वेतन मिलता था। अब वहाँ के जो मजदूर थे, वो उसमें अनेक स्तर, मतलब कई लेवल के होते थे, ऊपर, नीचे, मीडियम, ठीक है, कई लेवल के होते थे। मतलब मजदूरी के काम में भी कई तरह का काम होता है ना। एक बोझा ढोना, एक किसानों के नीचे काम करना, एक नवाबों के घर में काम करना, तो ये सब में भी कई वरीयता होती थी। अब जो महिलाएं थीं, जो काम करती थी बाहर निकल के, घर के बाहर, उन लोगों को, जो पुरुष होते थे, उनसे कम सैलरी मिलती थी। यानी अगर पुरुष को 100 रुपये सैलरी मिलती है, तो महिलाओं को 50 रुपये मिलती थी एक दिन की सैलरी। 1902 में के दौरान तो कई किसानों ने जमींदारों की हत्या तक कर दी थी। अब देखिए, जमींदार जो थे, वो किसानों को बहुत परेशान कर रहे थे। इसी कारण किसानों 1902 में जमींदारों की हत्या कर दी गई थी किसानों द्वारा। अब देखिए, सामाजिक में यही सब चल रहा था कि जमींदारों की हत्या हो गई। वहाँ का समाज बहुत दयनीय थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ के आर्थिक हालात कैसे थे। इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की रूस की कैसी थी? रूस में समूचे यूरोप की तुलना में
सबसे कम उद्योग थे। अब यहाँ पे किसानी खेती ज़्यादा होती थी, तो पूरे रूस में यूरोप में औद्योगिकी ज़्यादा होती थी, तो इसलिए यहाँ पे सबसे कम उद्योग थे। मतलब यहाँ पे खेती ज़्यादा होती थी ना रूस में, तो यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत कम थे। परिणाम स्वरूप व्यापार कम होता था। यानी इसका मतलब क्या है कि व्यापार भी कम ही होता था। 1890 के दशक में रेल नेटवर्क का प्रसार हुआ, जिसके चलते थोड़े और उद्योग पनपे तथा विदेशी निवेश बढ़ने लगे। अब देखिए 1890 के टाइम में यहाँ पे रेल नेटवर्क शुरू हुआ, ठीक है, ट्रेन बनना शुरू हुई यहाँ पे, तो यहाँ से फिर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। इसी की वजह से, ठीक है, रेल नेटवर्क जब बढ़ने लगा यहाँ, तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो इसी की वजह से थोड़ा सा और उद्योग यानी आपकी फैक्ट्रियाँ यहाँ बनना शुरू हो गई, लोग और धंधे शुरू कर दिए यहाँ। तो इसमें विदेश से लोग पैसा लगाने आने लगे, निवेश करने लगे कि कोई भी आदमी को, मतलब जो काम करने योग्य हो, उसको पैसा देते कि तुम यहाँ इस चीज़ का काम करो, फ़ायदा होगा तो आधा आधा कर लिया जाएगा। ऐसा कोयला और स्टील के उत्पादक में वृद्धि हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ में काम करना शुरू किया लोगों ने, कोयला और स्टील में। इसका उत्पादन बहुत बढ़ गया था, ठीक है, मतलब कोयला और स्टील बनाना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। काम के घंटों और उचित वेतन की देखरेख में कड़ी निगरानी के बाद भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियमों का उल्लंघन रोकने में सक्षम नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे जो मज़दूर काम करते थे और फैक्ट्री के मालिक, सबके ऊपर फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो अपना नियम लागू करता था और बहुत कड़ाई से उनका पालन कराता था। फिर भी जो फैक्ट्री के मालिक थे वो अपना मनमाना काम कर लेते थे, कम सैलरी देके ज़्यादा घंटे तक मज़दूरों से काम करवाते थे। मज़दूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया जाने पर हड़तालें आम बात ही चली थी। अब देखिए मज़दूर जो थे, अब फैक्ट्री में मशीनरी काम शुरू हो गया, तो मज़दूरों की ज़रूरत कम हो गई। तो जब मज़दूर को निकाल दिया जाने लगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, रूस में हड़ताल शुरू हो गए। मज़दूरों ने अपनी यूनियन बनाई, फिर हड़ताल शुरू कर दी। अब ये जो हड़तालें थी, अब ये आम बात जैसी हो गई थी। 1904 में तो वेतन कम कर दिया गया, जिससे हालत और ख़राब हो गए। अब देखिए 1904 में जो सैलरी थी वो इन लोगों की और कम कर दी गई। अब जहाँ 50-60 रुपये सैलरी मिलती थी, वहाँ 10-20 रुपये सैलरी कर दी गई, जिससे वहाँ के लोगों की और जनता की स्थिति और ख़राब हो गई। क्योंकि जब पैसा का दाम कम हो गया तो खाने का दाम बढ़ गया, क्योंकि खाने वाले इतने सारे हैं, इसीलिए ये वहाँ की आर्थिक स्थिति थी जो कि वो भी बहुत ख़राब इसमें चल रही थी, हालत में चल रही थी। आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, राजनीतिक हालत। हम लोगों ने समाज का हालत देख लिया, आर्थिक हालत देख लिया, अब हम लोग राजनीतिक में क्या हालत चल रही थी इसके बारे में पढ़ेंगे। रूस में जार शाही थी। रूस में यहाँ पे जार का शासन था। उस समय राजा जार निकोलस II का शासन था, ठीक है, जार के अंडर में था उस समय रूस। यहाँ पे राजा जार निकोलस द्वितीय का शासन चल रहा था। वह राजनीति पार्टियां और गैर कानूनी थी। हालांकि अब देखिए जो यहाँ की राजनीति पार्टियां थी उस समय की, ये सब गैर कानूनी पार्टियां थी, इनका कोई मतलब नहीं था।
हालांकि 1898 में कार्ल मार्क्स के समर्थन में समाजवादियों ने रशियन सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया, पर गैरकानूनी पार्टी की तरह काम करना पड़ा। अब देखिए, यहाँ के जो रूस के लोग थे ये पार्टियों को मान्यता ही नहीं दे रहे थे। अब हालांकि 1898 में कार्ल मार्क्स के जो समर्थक लोग थे, इन लोगों ने सामाजिकवादी पार्टी बनाई। इसका नाम रखा एशियन सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ठीक है, ये पार्टी का इन लोगों ने गठन किया था। ये देखिए, आप लोग नाम यहाँ देख सकते हैं, एशियन सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ठीक है, इस पार्टी का कार्ल मार्क्स के समर्थकों ने ये पार्टी बनाई थी, पर ये इस पार्टी को भी गैरकानूनी तरीके से ही काम करना पड़ रहा था, क्योंकि जार जो है उनके आगे किसी की चल नहीं रही थी। रूस के ग्रामीण हिस्सों में किसान समाजवादी विचारधारा से काफ़ी मिलते जुलते थे। अब देखिए, रूस के जो ग्रामीण हिस्से थे, मतलब अभी तो हम लोग शहरी हिस्सों की बात कर रहे थे, अब जो वहाँ के ग्रामीण हिस्से थे वहाँ पर किसानों की समाजवादी विचारधारा जो थी वो वहाँ बहुत तेज़ी से चल रही थी। इसी से मिलते जुलते विचार वहाँ के लोगों के थे कि समाज का विकास करना है, ऐसे विचार वहाँ के किसानों के थे। 1900 में इन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी गठित करी तथा सामंतों से ज़मीन वापस मांगी। अब देखिए, 1900 जो सन था, उस समय समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी जो थी वहाँ की, उसने वहाँ पे इन लोगों ने समाजवादी पार्टी का, देखिए यहाँ पे भी एक पार्टी का गठन हुआ। 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। हाँ, और ये जो पार्टी थी, इसने सबसे पहले क्या काम किया? सामंतों से अपनी ज़मीन वापस मांगी। किसान जो थे, इन लोगों ने इस पार्टी के द्वारा अपनी ज़मीन सामंतों से वापस मांगी। इस प्रकार यह हालत 1905 की क्रांति के कारण बने। अब देखिए, 1905 में जो क्रांति हुई, इसका हालत को मतलब इसकी ये कहाँ से शुरू हुई? जब 1900 में सामंतों से ज़मीन वापस मांगी गई, उसी कारण 1905 में क्रांति हुई, जिसने आगे चलकर रूस को समाजवादी धारा का सबसे अग्रणी देश बना दिया। अब देखिए, ये जो विचारधारा थी, इसी ने आगे चलकर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया और रूसी देश को बहुत ही धनवान देश बना दिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले भिन्न किन किन स्तरों पर भिन्न थी? यानी जो 1917 में जो क्रांति हुई, तो उसके बाद, क्रांति के बाद जो वहाँ की आबादी थी कामकाजी, वो और यूरोप के बाकी देश के मुकाबले ये कितनी अलग थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके स्तरों के बारे में भी जानेंगे, वहाँ की आम जनता के बारे में। आइए हम लोग उस आंसर स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ हुई, फरवरी और अक्टूबर की क्रांति। देखिए, अभी भी यहाँ क्रांति हुई है रूस में। 1970 में यहाँ 2 क्रांति हुई, एक फरवरी में फरवरी क्रांति और एक अक्टूबर में अक्टूबर क्रांति। ठीक है, ये 2 क्रांति बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय के समाज के लिए। इनके कारणों में वहाँ की समाज की वह
परिस्थितियाँ थी जिन्होंने लोगों को क्रांति के लिए विवश कर दिया। अब देखिए यहाँ जो बहुत मतलब ये क्रांति करने का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि समाज की परिस्थिति, समाज की स्थिति जो थी वो उस समय वहाँ की बहुत ख़राब थी। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को क्रांति करने पे वे लोग मजबूर हो गए थे, विवश हो गए थे। रूस का समाज यूरोप से काफ़ी अलग था। वहाँ की आबादी में 80% किसान थे तथा बाकी बच्चे कुचे मजदूर और कारीगर थे। अब देखिए यहाँ रूस के जो थे, यहाँ पे ज़्यादातर देखिए ये खेती होती थी, तो यहाँ पे 85% जो थे ये किसान थे, और जो बाकी तुम्हारे बचे 15% इसमें मज़दूर और कारीगर आते थे। देखिए ये बता रहा है 80% किसान और बाकी बचे मज़दूर और कारीगर। ये यहाँ की स्थिति थी, इसीलिए ना समाज भिन्न था। किसान धार्मिक होते थे, वे सामंतों पे विश्वास नहीं करते थे। अब जो यहाँ के किसान थे ये लोग धर्म कर्म पे यहाँ के जो किसान थे ये लोग धार्मिक थे, ये लोग धर्म कर्म पे विश्वास करते थे, पूजा पाठ पे विश्वास करते थे। और ये लोग सामवन जो होते थे इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सामवन के अंडर में ही जबकि इन लोग को काम करना होता था, फिर भी ये लोग सामवन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए नवाबों और सामवन की ये लोग इज्जत नहीं करते थे। यहाँ एक और फ्रांस में किसान अपने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाई तक कर लेते थे। वहीं रूस में तो यूरोप ने किसानों ने अपने जमींदारों की हत्या कर दी थी। अब देखिए ये यूरोप की बात हो रही है। यहाँ पे ये लोग अपने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाई करते थे, पर रूस में ऐसा नहीं था, ये लोग बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। इसीलिए इन लोग की हत्या, जमींदारों की इन लोगों ने हत्या कर दी थी। एक ये फ़र्क है कि देखिए यूरोप में अपने नवाबों को बचाने के लिए ये लोग युद्ध तक कर लेने को किसान तैयार थे, पर रूस में, यूरोप में ऐसा था, पर रूस में अपने जमींदारों की इन लोगों ने हत्या तक कर दी और नवाबों और सामंतों की ये लोग इज्जत नहीं करते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों से हटकर समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून अर्थात मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन को बांटता था। अब यहाँ पे देखिए रूसी किसान जो थे वो लोग नहीं, पर यूरोप के जो किसान थे बचे हुए वो लोग हटकर, देखिए किसानों से हटकर, ठीक है, किसानों की तरह नहीं, समय समय पर अपनी सारी ज़मीन वहाँ के जो कम्यून यानी मीर जो होते थे उनको अपनी सारी ज़मीन सौंप देते थे ये लोग, और फिर कम्यून जो था वो जिसको जितनी ज़रूरत होती थी, जिसके परिवार को जितनी ज़मीन की ज़रूरत होती थी, उनको वो ज़मीन वो वापस लौटा देता था। मज़दूरों में दक्षता व योग्यता के स्तर पर विभाजन था। अब देखिए जो मज़दूर थे वो ऐसे ही नहीं बटे हुए थे, यहाँ के मज़दूर अपने काम के हिसाब से बचे हुए थे, मतलब किसके अंदर जितनी योग्यता होती थी उस स्तर पे यहाँ पे मज़दूर बटे हुए थे। किसी को कारीगरी का काम आता था, किसी को पॉलिशिंग का काम आता था, तो उस हिसाब से किसी को, जिसको कुछ भी नहीं आता था वो एकदम नीचे स्तर पे आता था, मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटी जो मज़दूरों को आती हो, तो उसके हिसाब से वे लोग स्तर पे बटे हुए थे। अब जो यहाँ के धातु कर्मी होते थे ये सबसे ऊंचे माने जाते थे, क्योंकि इनको धातु पे कार्य करने का आता था, तो ये मज़दूरों में सबसे उच्च स्तर के माने जाते थे। औरतें कम थीं तथा वेतन कम पाती थीं। अब यहाँ देखिए कामकाजी औरतें जो थीं
ये बहुत कम थी, पर और साथ ही साथ इनको बहुत कम वेतन भी मिलता था, सैलरी बहुत कम दी जाती थी। इसलिए और कुछ औरतें तो काम करने ही नहीं आती होंगी कि कम सैलरी में क्या काम करें। कुछ मज़दूरों ने आर्थिक संकट में मदद के लिए संगठन बनाए थे। अब यहाँ के जो कुछ मज़दूर थे, इन लोगों ने जब आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगी मज़दूरों की, तो उसमें मदद के लिए संगठन बनाए थे। जिस मज़दूर को ज़रूरत पड़ती थी, उस मज़दूर को वहाँ से मदद मिलती थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही रूस अपनी काफ़ी सैनिकों को खो चुका था। सैनिक का मनोबल टूट रहा था। अब यहाँ देखिए जो सैनिक थे, अब यहाँ के जो सैनिक थे रूस के, अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक जो थे वो मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो जो बचे हुए सैनिक थे उनका मनोबल टूट रहा था, वे डर रहे थे। ठीक है, वो लोग का मनोबल जो था वो टूट चुका था और वे युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। 1914 व 1916 के बीच जर्मनी व ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को हार देखनी पड़ी थी। अब देखिए 1914 से 16 के बीच में जर्मनी जो थी, वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी जो सेनाएं थी वो हार का सामना कर रही थी कि ये 2 सालों में रूसी सेनाओं ने बहुत भारी हार पाई थी। अब जो यहाँ पे जर्मनी ने जब बाल्टिक समुद्र पर कब्जा कर लिया, तब रूस से बाहर से आने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। अब देखिए जर्मनी जो था युद्ध जब जीता, ठीक है, तो उसने क्या किया कि यहाँ के जो सिपाही थे पहले तो इस युद्ध लड़ के तंग आ गए थे, तो हारना तो तय था ही। फिर जर्मनी जब जीत गई तो उसने यहाँ के समुद्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो रूस में जो बाहर से आपूर्ति आती थी, जिससे उद्योग धंधा यहाँ के चलते थे, वो भी बंद हो गए थे। अब क्या यहाँ के उद्योग धंधा पे इस युद्ध का बहुत बुरा असर पड़ा। 1916 में रेलवे लाइनें टूटने लगी और बचे हुए उद्योग भी ख़त्म हो गए। अब देखिए 1916 में जो रेलवे लाइनें बनी थीं, जिसकी वजह से उद्योग धंधे तेज़ी से बढ़े थे, अब वो रेलवे लाइन ही टूटने लगी सारी। तो जो बचे हुए उद्योग धंधे थे जिससे देश को पूरे उम्मीद थी, वो भी ख़त्म होने लगे। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे। अब देखिए यहाँ पे यूरोप के और अन्य देशों के मुकाबले रूस जो था उसके पास बहुत डिजिटल उपकरण थे, पर क्या ये औद्योगिक उपकरण जो थे अब ये तो बेकार हो गए थे, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री थी ही नहीं, कोई उद्योग धंधे थे ही नहीं, तो इसलिए ये बेकार होने लगे थे सारे। इस प्रकार सरकार व जार की घटती लोकप्रियता, भुखमरी, दंगों व बेरोजगारी ने रूस के कामकाजी समाज को हर स्तर पर यूरोप के अन्य देशों से कमतर बना दिया था। अब देखिए इससे क्या हुआ कि रूस की स्थिति और ख़राब होने लगी और यूरोप जो था वो पिछड़ा हुआ था ही, उससे भी नीचे ये रूस के लोग आ गए। यहाँ पे सरकार और जार की जो लोकप्रियता थी अब वो ख़त्म होने लगी थी। ठीक है, लोग भूखमरी का शिकार होने लगे थे और ये फिर भूखमरी की वजह से वहाँ की जनता ने दंगे शुरू कर दिए और बेरोज़गारी बढ़ने लगी। तो जो यहाँ की कामकाजी जनता थी वो भी, जो यहाँ का कामकाजी समाज था वो भी सारे स्तर पे वो लोग यूरोप से नीचे आ गए थे। और बाकी देशों के मुकाबले ये रूस का समाज नीचे स्तर पे आ गया था। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन 17 में जार का शासन क्यों ख़त्म हो गया? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। 1970 जो है उस समय जार जो थे राजा,
उनका शासन ख़त्म क्यों होने लगा था, इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आइए आंसर्स का आंसर स्टार्ट करते हैं। रूस में निरकुश राजशाही थी, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। ठीक है, मतलब जो रूस का राजा था ये एकदम निरकुश था, खराब था एकदम। ठीक है, ये किसी के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता था। कोई भी घटना राज्य में हो जाए उसके लिए ये अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता था। 1905 से ही जार की नीतियों के प्रति विरोध के स्वर प्रबल होने प्रारंभ हो चुके थे। अब 1905 में जब जार जो था ये इसकी जो नियम कानून थे, इसके जो विचार थे, इसका विरोध होना शुरू हो गया था। हाँ, और तेज़ी से प्रारंभ हो रहा था उस समय 1905 में। 1917 में अंततः जारशाही को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 1917 में जो क्रांति हुई उसके बाद जार का जो शासन था, जारशाही, उसको ख़त्म कर दिया गया। इस अंत के निम्नलिखित कारण थे। अब ये जो अंत किया गया इसके शासन का, इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला है 1905 की क्रांति। 1905 में जो क्रांति हुई थी ये सबसे पहला कारण है। भले ही इस क्रांति ने जारशाही शासन का अंत नहीं किया पर उसके अंत की शुरुआत कर दी थी। अब देखिए, भले ही इस समय जार का शासन ख़त्म नहीं हुआ है था, पर शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, इसी क्रांति से हो गई थी। मतलब एक उम्मीद, एक राह लोगों को ये क्रांति दिखा दी थी, जिससे कि आगे की क्रांतियाँ हुई। क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा का गठन कर जल्द ही जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब देखिए, क्रांति के दौरान जो थे जार था मतलब राजा, उसने निर्वाचित परामर्शदाता संसद, आपका वहाँ का जो विचार विमर्श करने वाला संसद था जिसका नाम ड्यूमा था ना, इसका गठन किया था क्रांति के समय, लोगों को दिखाने के लिए कि पहले तो इसका गठन किया, इसको बनाया ड्यूमा को, बाद में इसको ख़त्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया ड्यूमा को जार राजा ने। ठीक है, क्योंकि जब जार जो था जब इसके खिलाफ निर्णय लेने लगा, सही का साथ देने लगा, तो इसको ख़त्म कर दिया गया ड्यूमा को। उसने अगली ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया। अब देखिए, संसद में जार ने जो पुराने विचार वाले लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, उन्हें भर दिया गया था। जाहिर है कि जार अपने ऊपर किसी की तरह का अंकुश नहीं चाहता था। अब देखिए, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई भी राजा वो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई शासन करे, इसलिए उसने रूढ़िवादी नेताओं को संसद में से भर दिया था जो कि राजा के कहे में थे। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए, इसी में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में जारशाही की गलत नीतियों ने रूस को आर्थिक व सामाजिक पतन की ओर ढकेल दिया। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, इस युद्ध में जो जार था, राजा था, इसने मतलब इतना गलत फैसले लिए कि रूस की सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति एकदम खराब हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि गलत नीति, गलत फैसला
जो रूस की हालत ख़राब कर दिया था, पतन की ओर, मतलब ख़त्म होने की ओर उसको भेज दिया था। सैनिकों में सरकार के खिलाफ भावनाएं घर कर गई थी। अब देखिए वहाँ के जो सैनिक थे वे सब सरकार के एकदम खिलाफ हो गए थे। यहाँ युद्ध चल रहा है, सरकार के पास सब खत्म हो गया है, तो कह रहे हैं अब हम नहीं भेजेंगे राशन, नहीं भेजेंगे शस्त्र। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना किसे करना पड़ा? वहाँ रूस के सैनिकों को। तो ये सब सरकार, सैनिक जो थे सरकार के खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ हो गए थे। और इतना बुरा उन लोग के साथ हुआ था कि ये सब जो भावनाएं थी ये सब उनके अंदर घर कर गई थी ना। मतलब दिल दुख गया था उन लोगों का कि सरकार के लिए हम लड़ रहे हैं, राज्य के लिए, देश के लिए, ये लोग हमें ऐसे ही छोड़ दिए। सैनिक अब किसानों व मजदूरों के संग हो गए थे, जिससे जार की सत्ता ढह गई। अब देखिए जो सैनिक थे उन लोगों ने भी किसान का साथ दे दिया था और मजदूरों का साथ दे दिया था, वहाँ की आम जनता का साथ दे दिया था राजा के खिलाफ। तो अब तो राजा का जो सत्ता थी वो ख़त्म ही होने वाली थी, क्योंकि अब तो जब सैनिक और किसान और मजदूर, वहाँ की जनता सब मिल गए तो जार का शासन की सत्ता जो थी वो वहाँ ख़त्म हो गई, ढह गई। तीसरा है फरवरी क्रांति। अब देखिए वहाँ पे जो फरवरी में क्रांति हुई उसको फरवरी क्रांति कहा जाता है। क्रांति के अंत तक जार ने सैनिकों, कमांडरों की गद्दी छोड़ने वाली बात मान ली थी। वहाँ इतनी क्रांति हो रही थी कि जो राजा था उसने अपने गद्दी, लोगों की मांग थी कि जार जो है वो गद्दी छोड़ दे, तो उसी मांग को जार ने पूरा किया और सैनिक कमांडर की गद्दी छोड़ने वाली बात मान ली। वहाँ के जो सैनिक कमांडर थे वो भी जनता के साथ मिल गए थे और उन्होंने ये बात रखी कि अब जार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, तो इन्होंने गद्दी उस समय छोड़ दी। चौथा है वैचारिक लड़ाई। अब यहाँ पे वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई थी। रूस में किसान समाजवादी विचारधारा के काफ़ी करीबी थे, ठीक है। ये लोग सामाजिक विचारधारा, मतलब साथ में मिलजुल के रहना, ये सब बातों पे अमल करते थे। एक दूसरे की मदद करना, साथ में रहना, ये समाजवादी विचारधारा थी जिसके वो लोग साथ थे। उदारवादियों ने भी रूस की निरंकुशता ख़त्म करने की पहल की। अब देखिए बाहर के जो लोग थे उन लोगों ने भी रूस में जो निरंकुश शासन प्रणाली चल रही थी उसको ख़त्म करने की बाहर वालों ने भी मदद की, उदारवादियों ने भी, जिसमें उन्हें राष्ट्रवादियों और जदीदियों का भी समर्थन मिला। अब देखिए ये जो पहल कर रहे थे उदारवादी, इसमें राष्ट्रवादी, जदीदियोवादी, ये सब का मदद इनको मिला कि यहाँ पे जो निरंकुशता थी इसको ख़त्म किया जाए। उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप रूस में जारशाही का अंत हुआ। मतलब जनता ने और वहाँ के अलग अलग पार्टी के मेंबरों ने सारे कारणों के और परिणामों के साथ ही जार का शासन का अंत कर दिया। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है और जार का शासन का भी अंत होता है।
आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अक्टूबर की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4, अक्टूबर की क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए? अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब अक्टूबर की जो क्रांति हुई उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए ये हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर की क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने निम्नलिखित बदलाव किए। अब जो अक्टूबर की क्रांति हुई उसके तुरंत बाद बोल्शेविक जो थे उन लोगों ने रूस में बहुत बदलाव किए थे। पहला है सर्वप्रथम पार्टी का नाम बोल्शेविकों से बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया। सबसे पहले उन लोगों ने अपने पार्टी का नाम ही बदल दिया। देखिए उन्होंने क्या नाम रखा, बोल्शेविक हटा के रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया। समझी, नाम बदल के ये किया उन्होंने। दूसरा है 2 अप्रैल थीसिस को लागू करना प्रारंभ कर दिया। ज़्यादातर बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ और किसानों ने सामंतों को जमीन पर कब्जा किया। अब देखिए जो अप्रैल में जो नियम बनाए गए थे उन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। अब उनको लागू करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले यहाँ पे जो बैंक थे उनका और उद्योग जो थे उनका राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि इसी राष्ट्र में ये काम हो रहा है और ये राष्ट्र का ही ये बैंक है। दूसरा था किसान जो थे वे सब जो उनके सामंत थे उनका ये लोग ज़मीन जो था उस पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे। किसान छीन लिए थे उनकी सारी ज़मीनें। तीसरा था बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे भागों में बांट के ताकि ज़रूरतमंद को रहने की जगह मिले। अब देखिए जो बड़े से मकान थे उसको छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया। तो जो युद्ध के दौरान जिनके मकान नष्ट हो गए थे उन लोग को रहने के लिए जगह दी गई इस तरह। चौथा है अभिजात वर्ग जिन पदवियों का प्रयोग करते थे उन पर रोक लगा दी गई। अब देखिए जो अभिजात वर्ग था आपका, इन लोग जो वर्ग इन लोग को जो टाइटल मिला था या इन लोग को जो पोस्ट मिली थी वो सब ख़त्म कर दी गई ना। इन लोग के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। अब ये लोग भी आम जनता की तरह हो गए थे। पांचवा है परिवर्तन पूर्ण रूप से दिखे इसलिए सेना की भर्ती बदली गई। ठीक है, अब जो परिवर्तन किया गया सारे जगह नियम कानूनों में वो एकदम अच्छी तरीके से दिखाई पड़ने लगे। तो अब जो सैनिक थे तो उन लोग की जो भर्ती होती थी, ठीक है, सेना में जो वर्दी होती थी, ड्रेस कोड इन लोग का, उसको भी चेंज कर दिया गया। छठवां है अब रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया था। अब यहाँ जो रूस था अब वो एक दलीय मतलब एक पार्टी की व्यवस्था वाला राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था कि यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी का रूल चलेगा। सातवां है, पहले देखिए छठवां में बता दूं, जैसे चीन में इस समय एक ही पार्टी कांग्रेस जो है उसका राज्य पूरे देश में चलता है, वैसे ही रूस में एक दलीय पार्टी जो थी उस समय की वहाँ की राजनीति उसका ही शासन वहाँ चल रहा था। अब सातवां है सेशनशिप लगाई जिससे लेखकों कलाकारों को गुप्तचर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। अब देखिए यहाँ के जो लोग थे यहाँ पे सेशनशिप लगाई गई थी जिससे कि जो पुलिस वाले थे मनमाना किसी को भी जेल में डाल देते थे
जैसे कि लेखक, कलाकार, गुप्तचर, ठीक है, इन सबको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। इस प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार देखिए आप देख सकते हैं ना कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर लेती थी, गिरफ्तार कर लेती थी, फिर उनको बंदी बना दिया जाता था। तो इसी चीज़ को बदला गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अक्टूबर 1970 के बाद बोल्शेविक पार्टी ने अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिवर्तन किए थे। अब देखिए, ये तो है ही, हम लोग ये देख ही रहे हैं कि अक्टूबर 1917 के बाद जो बोल्शेविक थे, इन लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए, कुछ बहुत अच्छे किए तो कुछ बहुत बुरे भी किए। इससे हमें ये पता चलता है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सूचियाँ बनाइए। एक सूची में फरवरी की क्रांति की मुख्य घटना और प्रभाव को लिखिए। दूसरी सूची में अक्टूबर की क्रांति और उसकी प्रमुख घटनाओं का प्रभाव को दर्ज कीजिए। यानी यहाँ आपको देखिए, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि आपको फरवरी क्रांति पढ़ना है, अक्टूबर की क्रांति को एक साथ, दोनों की घटनाएं और प्रभाव दोनों को पढ़ना है। आइए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। फरवरी की क्रांति घटनाएं, पहला है, जहाँ मजदूर रहते थे वहाँ खाद्य पदार्थों की बेहद कमी थी। अब यहाँ पे देखिए जो घटनाएं थी, इसमें फरवरी में जो सबसे पहला था, क्या हुआ, वहाँ जहाँ पे मजदूर हैं उनके पास खाद्य पदार्थ नहीं है कि वो खेती कर सकें उसकी, ठीक है, तो खाद्य पदार्थ आपूर्ति की कमी थी। दूसरा, फैक्ट्रियों में तालाबंदी और हड़तालें हुई। अब जो फैक्ट्री थी यहाँ पे हड़ताल शुरू हो गई थी। और फिर तीसरा है, इन लोगों ने ड्यूमा जो थी उसको बर्खास्त कर दिया था। ये सब मैं बता चुकी हूँ। जो ड्यूमा थी यानी वहाँ की संसद, उसको बर्खास्त कर दिया था राजा ने। चौथा है, रोटी, पैसा, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में असंख्य लोग सड़क पर जमा हो गए। अब देखिए यहाँ पे ऐसी बुरी स्थिति आ गई थी कि लोगों के पास न रोटी थी, न पैसा था, न काम था। अब जो काम के घंटे थे उनमें भी बेहद कमी चाहते थे ये लोग, मतलब ज़्यादा देर काम कराया जाता था और सैलरी कम दी जाती थी। इसलिए जितनी सैलरी दी जा रही उस हिसाब से घंटों में काम करना चाहते थे। इसलिए और लोकतांत्रिक इन लोग के जो अधिकार थे जो इन्हें नहीं मिले थे, इस सब के लिए ये लोग बहुत सारे असंख्य लोग, मतलब हजारों लोग, जनता जो थी वे सड़क पे आ गई थी। पांचवा है, सैनिकों ने अपने अफसरों पर गोली चला दी। अब देखिए सैनिक भी बहुत परेशान हो गए थे वहाँ के, तब उन लोगों ने अपने आप को अधिकारियों से दूर किया और जनता के साथ मिल गए, और उसके बाद इन लोगों ने अपने अधिकारी अफसरों पे गोली चला दी थी। छठवां है, जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। इतने बगावत के बाद जो जार थे उनको सैनिक कमांडरों ने गद्दी छोड़ने का आदेश दे दिया था, तो अब वो को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। सातवां है, लेनिन ने अपने थीसिस बताए जिसमें बोल्शेविकों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, किसानों को जमीन वापसी, युद्ध समाप्ति का आह्वान किया। अब जो वहाँ के विचारक थे लेनिन, ठीक है, उन्होंने बताया कि अप्रैल थीसिस दी, मतलब अप्रैल में विचार दिए अपने कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, किसानों को ज़मीन वापस कर दी जाए उनकी। किसानों की ज़मीन भी सामंत ले लिए थे, उन्हीं ज़मीनों पे उन लोगों ने वापस कब्जा किया, तो अब जो ज़मीन थी उसको वापस कर दिया जाए और युद्ध जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने आह्वान दिया था।
कि अब युद्ध खत्म होने का समय आ गया है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर की क्रांति में क्या क्या हुआ। फरवरी की क्रांति में तो बहुत कुछ हुआ, अब हम लोग जानेंगे अक्टूबर की क्रांति में क्या क्या हुआ। अब अक्टूबर की क्रांति में सबसे पहली घटना थी आंतरिक सरकार और बोल्शेविकों में मनमुटाव। अब जो वहाँ की सरकार थी ड्यूमा और उनमें और बोल्शेविक पार्टी जो थी, इन लोगों में मनमुटाव हो गया था। ठीक है, जो कि बहुत बढ़ने लगा था। दूसरा है आंतरिक, मतलब दोनों के निर्णय भी वो कह रहा था कि ऐसा करना चाहिए, तो बोल्शेविक कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा। इतने ज़्यादा मनमुटाव हो गए थे। दूसरा है आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों की मदद से बोल्शेविकों के अखबार के दफ्तरों में छापे डाले। अब देखिए जो सरकार प्रधानमंत्री थे उस समय आंतरिक सरकार के, उन लोगों ने सैनिक के साथ मिलके वो जो बोल्शेविक थे, ठीक है, उनके जो न्यूज़पेपर थे और दफ्तर थे उनमें छापामारी डाल दी थी बोल्शेविकों के, कि वो लोग कुछ सरकार के खिलाफ कुछ प्रचार प्रसार न कर सकें। इसलिए बोल्शेविकों ने भी पलटवार कर सरकार के कार्यालय पे कब्जा कर लिया। अब देखिए जो बोल्शेविक पार्टी थी उन लोगों ने में अब जो बोल्शेविक थे उन लोगों ने सरकार के साथ तरफ पलटवार किया। जैसे इन लोग के दफ्तर पे सरकार ने छापामारी की, तब बोल्शेविकों ने इसके खिलाफ सरकार के जो कार्यालय थे उस पे कब्जा कर लिया था। अब हमारा है चौथा घटना है अक्टूबर की। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। अब वहाँ जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी, दूसरी पार्टी, उसने भी बोल्शेविक पार्टी के इस कार्यवाही का समर्थन किया, यानी साथ दिया कि तुम लोग ने ठीक किया है, इन लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब हम लोग प्रभाव पढ़ेंगे। पहले हम लोग फरवरी की क्रांति का प्रभाव पढ़ेंगे, फिर अक्टूबर के। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रभाव, फैक्ट्री में हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। देखिए 22 फरवरी को महिला दिवस बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो औरतें थीं वो लोग हड़तालों का समर्थन कर रही थी और नेतृत्व कर रही थी। मतलब वहाँ की जो नेता थीं वो महिलाएं थीं, जो फैक्ट्री में हड़ताल हो रहा था। इससे प्रभाव ये पड़ा, ठीक है, कि जो 22 फरवरी का दिन है उसको महिला दिवस बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। दूसरा है जारशाही का अंत हो गया, जिससे आंतरिक सरकार का गठन हुआ तथा यह तय हुआ कि भविष्य सभी चुनौतियाँ फैसले मताधिकार से चुने और हुई संविधान सभा ही करेगी। देखिए अब जार का जो शासन था यहाँ ख़त्म हो गया फरवरी क्रांति में, ये प्रभाव पड़ा। दूसरा, इससे वहाँ की जो अंतरिम सरकार थी उसका फिर से गठन हुआ, ठीक है। और फिर यही तय कर दिया गया कि अब वोट डाल के मताधिकार के द्वारा ही सरकार का गठन होगा और संविधान सभा इस गठन को करेगी, चुनेगी। तीसरा हुआ, कुछ समय बाद अंतिम सरकार में विश्वास कम हो गया, जिससे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ा, पर सरकार ने उनका दमन कर दिया। अब देखिए जो कुछ समय बीता उसके बाद जो अंतरिम सरकार थी, इन लोगों ने का विश्वास अपने ऊपर कम हो गया था, ठीक है। तो इसका फ़ायदा बोल्शेविक जो थे वो उठाना चाहते थे कि वो अपनी सरकार वहाँ बना सकें इसलिए, पर जो सरकार थी उन लोगों ने बोल्शेविकों का अंत कर दिया था, ठीक है। यहाँ हमारी फरवरी क्रांति का प्रभाव ख़त्म होता है।
आइए हम लोग अब अक्टूबर की क्रांति का प्रभाव पढ़ते हैं। पहला है, बोल्शेविक रूस में पूर्ण रूप से समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। अब देखिए, जो बोल्शेविक थे, अब ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे जो समाजवाद है, ठीक है, उसको लागू रखा जाए। समाजवाद को बढ़ावा देना ये लोग चाहते थे। दूसरा है, हालांकि क्रांति के ठीक बाद चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला, पर आने वाले वर्षों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के साथ होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली इकलौती पार्टी रह गई। अब देखिए, जब दोबारा चुनाव हुआ क्रांति के बाद, तो इन्हें वोट ही नहीं मिला ज़्यादा, पर यहाँ हुआ क्या कि जो बहुत सारी पार्टियाँ थीं वे सब ख़त्म हो गई, और कांग्रेस जो थी, रूसी सोवियत कांग्रेस, ठीक है, आगे जो चुनाव होने वाले थे उनमें कांग्रेस के साथ बोल्शेविक पार्टी इकलौती पार्टी रह गई थी जो चुनाव में हिस्सा लेने वाली थी। यानी चुनाव में सिर्फ वहाँ 2 पार्टियाँ रह गई थी, एक अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, एक आपकी बोल्शेविक पार्टी। अब रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया। अब देखिए, अक्टूबर की क्रांति के बाद जो रूस था वो एक दलीय मतलब एक राजनीति पार्टी वाला देश बन गया था। परंतु हर सरकार की तरह बोल्शेविक पार्टी भी समय रहते तानाशाही रवैया अपनाने लगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था। अब जो बोल्शेविक थे, जिन्होंने इतनी क्रांति में मदद की थी, पर ये लोग भी अब तानाशाह अपनाने लगे थे, ठीक है, सरकार की तरफ तानाशाही अपनी चालू कर रहे थे ये लोग। सेशनशिप से लोग नाराज हो गए। आगे जाकर गृह युद्ध की स्थितियां बनी। अब यहाँ जो सेशनशिप चल रही थी, उससे वहाँ के लोग जो थे, जनता थी, वे नाराज हो गए और गृह युद्ध जैसी परिस्थिति वहाँ शुरू हो गई कि अब यहाँ पे सेशनशिप की कोई बात नहीं मानी जाएगी और यहाँ गृह युद्ध शुरू करेंगे हम लोग। मतलब आपस में ही मतभेद, लड़ाई झगड़े होने लगे। जब किसी के भी घर में आपसी लड़ाई होती है तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं, घर के अंदर। यानी तो यहाँ देश के अंदर हो रही थी, तो इसे गृह युद्ध कहा गया। यही हमारा 5 क्वेश्चन का एंड होता है, ख़त्म होता है। आइए हम लोग 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त लेख, यानी देखिए छोटा छोटा लेख लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। किस पे? कुलिक, दूसरा ड्यूबा, तीसरा 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, चौथा है उदारवादी, 5वां है स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। तो इन सभी 5 टॉपिक पे हमें छोटा छोटा लेख लिखना है, जिसे हम लोग टिप्पणी कहते हैं। थोड़ी बातें उनके बारे में बतानी है। आइए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। कुलिक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रूस के संपन्न किसानों को कुलिक कहा जाता था, ठीक है। तो रूस के संपन्न किसान, जिन्हें हम लोग कुलिक कहेंगे। स्टालिन के समय कुलिकों के ठिकाने पर छापा मारकर अनाज जब्त किया जाता था। अब देखिए, स्टालिन जब था उस समय ये जो कुलिक होते थे, इनके पास भरपूर अनाज होता था और ये लोग जनता को और राज्य को और अपना अनाज नहीं देना चाहते थे, तो ये लोग उसे छुपा के रखते थे। तो स्टालिन जो थे, उन्होंने इनके ठिकानों पे छापामारी की और अनाज जब्त कर लिए थे। बहुत सारा अनाज उन्होंने जब्त किया था। आधुनिक खेती के विकास के लिए बड़ी ज़मीनों को छीनना और सरकारी विशालकाय खेत बनाने के साथ साथ कुलिक का सफाया करना भी आवश्यक माना गया। जब ये लोगों ने, किसानों ने, संपन्न किसान जो थे, इन लोगों ने जब मनमाना शुरू कर दिया था, तो अब यहाँ पे आधुनिक खेती भी शुरू करने था, तो उसके लिए बड़े बड़े खेत चाहिए थे। तो ये जो कुलिक थे, इनके जो ज़मीन थी, इसे सरकार ने छीन लिया और बड़े बड़े खेत बनाए
जिससे कुलिकों का सफाया भी होने लगा और मतलब कुलिकों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी माना गया था उस समय, क्योंकि जो आधुनिक खेती थी उसके लिए पूरी ज़मीन सारे किसानों की सरकार ने जब्त कर ली थी और उन्हें सरकारी विशालकाय खेत बना लिया था। और उसके साथ साथ ही जो कुलिक थे इनको भी ख़त्म कर दिया गया था, इनका भी सफाया कर दिया गया था। अब ये भी आम किसान बन गए थे। दूसरा है ड्यूमा, रूस की निर्वाचित संसद, ठीक है, इसे ड्यूमा कहा गया। तो इसी का नाम ड्यूमा था, रूस की संसद का। लगभग 1906 में अस्तित्व में आई। अब देखिए इसका निर्माण कब हुआ? 1906 में। जार पर निरंकुश लगाने हेतु स्थापित की गई थी, पर कई बार इसको बर्खास्त हुई। अब देखिए मतलब जो राजा था उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसको बनाया गया था, पर राजा नहीं चाहता था कि इस ड्यूमा जो है इसके ऊपर राजा के ऊपर नियंत्रण करे, इसलिए बार बार उसको बर्खास्त कर देता था। जार उदारवादी तथा क्रांतिकारी नेताओं को बाहर रखकर ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को स्थान दे दिया करते थे। अब जो राजा था वो आधुनिक नेताओं को, उदारवादी, क्रांतिकारी, ये सब जो नेता थे इन्हें ड्यूमा में स्थान न दे करके जो पुराने रूढ़िवादी नेता होते थे उनको बार बार इसमें स्थान दे दिया करता था। क्यों? क्योंकि वे राजा की बातें मानते थे और सुनते थे, इसलिए। और ड्यूमा पे जार का नियंत्रण बना रहे इसलिए वे ऐसा करते थे। तीसरा है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। अब हम लोग 1900 से 1930 के बीच जो महिलाएं काम करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। महिलाएं भी पुरुषों की तरह कारखानों में काम करती थीं, उन्हें कम वेतन मिलता था। अब जो देखिए महिलाएं होती थीं ये भी अपने पुरुषों के साथ, ठीक है, यानी अन्य पुरुषों के साथ, अपने घर के पुरुषों के साथ, जैसा भी समझ लीजिए, मतलब ये जो महिलाएं होती थीं ये भी जैसे आदमी काम करते हैं वैसे ये भी महिलाएं भी काम करती थी कारखानों में मजदूर बन के, पर उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम वेतन, सैलरी मिलती थी। फरवरी 1917 की क्रांति में उन्हें योगदान को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए महिला इतनी सशक्त हो गई कि 1917 की क्रांति जब हुई उसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। इस पूरी फरवरी क्रांति जो थी महिलाओं की देन थी, इसीलिए 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 1930 के दशक में महिलाओं और बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ खोली गई। अब देखिए इसमें ये फ़र्क पड़ा कि यहाँ जो 1930 थी उस समय महिला और बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ खोली गई। जो महिला काम करती थी, जिनके बच्चे छोटे थे, वे इन बालवाड़ियों में रहा करते थे। यहाँ बच्चों का केयर किया जाता था, छोटे बच्चों और बीमार महिलाओं का भी। चौथा है उदारवादी। उदारवादी देखिए वे लोग होते थे जो उदारवाद नामक विचारधाराओं को मानते थे। उदारवादी उन्हें कहा जाता था जो उदारवादी विचारधाराओं से ग्रसित थे, यानी उन्हें वही विचार वे मानते थे। उदारवादी सभी के लिए बराबर सम्मान चाहते थे। अब देखिए इनका विचार ये था कि ये लोग चाहते थे सभी लोग समान हो जाए, पुरुष, महिला, बच्चे, अन्य लोग, सभी लोग समान हो जाए। वह लोगों के अधिकार के पक्षधर हैं, परंतु यह लोकतंत्रवादी नहीं थे। अब देखिए ये लोकतंत्रवादी तो थे नहीं, पर सभी को समान अधिकार मिल जाए ये इनका मानना था। वे संपत्तिधारियों को ही मतदान देने के पक्ष में थे। देखिए यहाँ पे ये लोग भी गलत थे ही ना, कि ये लोग देखिए ये लोग का सोचना था कि जिसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है वही मताधिकार कर सकता है। अब यहाँ हमारा 5वां है स्टालिन की सामूहिकरण कार्यक्रम। अब देखिए स्टालिन ने जो सामूहिकरण कार्यक्रम चलाया उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। स्टालिन ने लेनिन के बाद
जब सत्ता संभाली तब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम अपनाया। अब देखिए जो स्टालिन थी, ये लेनिन के विचारधाराओं पे जब उसने सत्ता संभाली थी स्टालिन ने, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को सही क्रम में लाने के लिए वहाँ, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल थी ना, तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने सामूहिकरण की कार्यक्रम को चलाया था। बहुत कोशिश किया था कि सामूहिकरण सब जगह फैल जाए, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाए। उन्होंने व्यापारी व कुलीक से अनाज जब्त किया ताकि अनाज की कीमतों को कम हो। अब देखिए व्यापारी कुलीक इन लोगों से जो अनाज ये जब्त किया था, क्यों किया था? क्योंकि अनाज का मार्केट में अनाज नहीं था, तो उसका दाम बहुत हाई हो गया था, तो ये लोग चोरी चोरी बेच रहे थे अधिक दाम पे। तो उस दाम को, कीमत को कम करने के लिए उन्होंने व्यापारी और कुलीक के अनाज को जब्त कर लिया था। अनाज की कमी दूर के लिए 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेती पर काम करने का आदेश दिया। अब देखिए जो फिर अनाज की जो थी वो कमी आ गई थी, इस कमी को वो दूर करने के लिए 1929 में जो वहाँ के किसान थे सभी को एक साथ मिलकर खेती करने का इन्होंने आदेश दे दिया, निर्णय ले लिया था। उसके बाद सबको समझाया कि एक साथ खेती करने से अनाज की कमी पूरी हो जाएगी। मुनाफा किसान आपस में बांट लेते थे। अब इसमें जो मुनाफा होता था, ये वो जो किसान साथ में काम कर रहे हैं वे साथ में बांट लेते थे। कुछ किसानों को सरकार ने बिना किसी सहायता के स्वतंत्र किसानी करने का इजाज़त दे दी थी। अब यहाँ देखिए सरकार ने जो वहाँ के कुछ किसान थे उन्हें अकेले स्वयं खेती करने का आदेश दे दिया था। सामूहिकरण के बाद भी अकाल पड़ा। अब देखिए सामूहिकरण जो हुआ, खेती हुई, उसके बाद भी यहाँ पे अकाल पड़ गया। अब इससे क्या हुआ, विरोधियों पर स्टालिन ने समाजवाद के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया। अब देखिए यहाँ पे अकाल पड़ गया तो विरोध तो होना ही था, पर जो विरोधी थे इन पर स्टालिन जो थे उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया और उन्हें सजा दी। यही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फुल वीडियो लेक्चर का दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।